नमस्कार, मी अनिल जाधव. आपल्या अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता आपण मार्च महिन्यामध्ये आलो आहोत आणि मार्च महिन्यामध्ये अजूनही सोयाबीनचे भाव आपल्याला दबावात दिसतायत. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना हाच प्रश्न पडला, की सोयाबीनच्या बाजारात या पुढच्या काळात नेमकं काय होईल? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, की कापसाच्या दरात मागच्या 2-3 आठवड्यांपासून सुधारणा दिसते. तर मग कापसाचे भाव सुद्धा पुढच्या काळामध्ये कसे राहू शकतात? कापसाचे भाव आणखी वाढतील का स्थिरावतील का पुन्हा कमी होतील? हे पण प्रश्न आहेत. आणि त्यासोबतच आता आपले एकतर आपली तूर हातामध्ये आहेतच. हरभरा सुद्धा काही दिवसांमध्ये आपल्या हातामध्ये येणार आहे. तर मग नेमकं तूर आणि हरभरा याचे भाव सुद्धा पुढच्या काळामध्ये कसे राहतील? सरकारच्या धोरणांचा काही दबाव किंवा आपल्या या दोन्ही मालाच्या दरावर येणार आहे का? किंवा मग आपल्याला चांगला दर मिळू शकतो? हेही प्रश्न आहेत. आणि त्यासोबत हळद एक आहे, की हळदीमध्ये सुद्धा चांगले दर आहेत सध्या. उत्पादन घटलेलं आहे आणि इतर काही कारणं आहेत. तर मग नेमकं आपलं कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा, त्यानंतर हळद ह्या महत्त्वाच्या पिकांच्या बाजारभावामध्ये पुढच्या काळामध्ये काय होऊ शकतं? आणि असे कोणते घटक आहेत, की जे तेजीला आधार देऊ शकतात आणि मंदीच्या बाजूने सुद्धा आहेत? आणि ह्या सगळ्या कमोडिटीच्या अनुषंगाने आपल्याला आज मार्गदर्शन करण्यासाठी, आपल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर आपलं स्वागत आहे ॲग्रोनमध्ये. नमस्कार. नमस्कार. सर आपण सुरुवात सोयाबीनपासून करूयात. कारण मागच्या 2 महिन्यापासून सोयाबीनमध्ये मंदी आहे आणि शेतकऱ्यांना जाणून घ्यायचं आहे, की नेमकं आता मार्चमध्ये आपण आलो. आता मार्चच्या नंतर तरी आम्हाला सोयाबीनमध्ये भाव वाढू शकतात का? बिल्कुल अनिल, नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। लास्ट वाला वीडियो हमने तुअर का लिया था, चने का लिया था, अभी सोयाबीन, कपास और हल्दी पर भी हम थोड़ा-सा फोकस करेंगे। मैं सोयाबीन की बात कहूँ तो इंटरनेशनल मार्केट अगर हम सीबोट देखते हैं तो वहां पर 1160 1170 की रेंज काफी समय से चल रही है और मुझे लगता है कि ये बॉटम एक भेदभाव है। इसमें सारे नेगेटिव फैक्टर पूरे इसमें फैक्टर्ड इन है। साथ ही साथ इंटरनेशनल अगर हम तेल का भी सीबोट सोयाबीन ऑयल भी अगर देखते हैं तो नीचे में 44-20 जाकर अभी 46-20 चल रहा है। मुझे अब इंटरनेशनल सीबोट में भी एक रिवर्सल लगता है। केएलसी जो कुलालमपुर कमोडिटी एक्सचेंज मलेशिया में जो पाम तेल का ऑयल चलता है, वहां पर अभी 7वें मंथ के हाई पे चल रहा है। वहां पे जो मार्केट से 37 रिंगिट पे चल रहा है। तो कुल मिला के सब इंटरनेशनल मार्केट से हमें थोड़े से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक में सरसों की आवक या फसल बहुत ज्यादा होने के कारण 120-125 लाख टन हमारे यहाँ सरसों की फसल हुई। उसका भी प्रेशर प्राइजेस में हमेशा में निरंतर देखने मिला है। और साथ ही साथ में हमारे पास जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑयल कंटिन्यूस आ रहे हैं और जिसका एक्सटेंशन भी गवर्नमेंट ने दिया है महंगाई दर को एक रेखा में, एक सीमित दायरे में रखने के हिसाब से, उसी भी कारण एडिबल ऑयल में कंटिन्यूस प्रेशर हमें देखने मिला था। बट मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे ये प्रेशर ईज होने वाला है और यहाँ से प्राइसेस में धीरे धीरे थोड़ा सा हमें उछाला या फिर अब बढ़ोतरी के संकेत देखने मिल सकते हैं। सोयाबीन जो मौजूदा स्तर है मुझे लगता है एकदम बॉटम रेट है। यहाँ से आने वाले 1 या 2 महीने में 300 से 400 रुपए का इजाफा बिल्कुल देखने मिल सकता है। साथ ही साथ तेल में अगर मैं कहूँ तो 7 से 8 रुपए का पर केजी का रेट भी यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावना है। जी सर। सर अभी जो बारिश हुई है या फिर कुछ जगह पे हेल स्टॉर्म भी हुआ है, मतलब एडवर्स वेदर रहा है बहुत सारे जगह पर, राजस्थान रहे या फिर अपना मतलब नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी ये कंडीशन रही है। कुछ रिपोर्ट्स भी आए मीडिया में, कुछ ऐसे न्यूज़ भी आए कि सरसों की जो फसल है उसको भी इम्पैक्ट पड़ा है इस वजह से, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट हम लोगों को देखने मिल सकता है? जी, जिन इलाकों में बारिश हुई वो सरसों और चने दोनों का इलाका था, थोड़ा सा बहुत मसूर का भी इलाका था। बट मुझे लगता है हम्म। मेजर इम्पैक्ट उस पे चने पर था। सरसों बहुत सारी कट कर आ चुकी थी और सरसों एक फाइनल स्टेज पर थी। सरसों की सोई भी इतनी ज्यादा थी और यील्ड और मौसम भी उसके लिए काफी अनुकूल होने से मुझे लगता है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, चने में जरूर बहुत मतलब कटनी और विदिशा और इस पास के एरिया में जो एमपी के जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है और एमपी चने का सबसे बड़ा गढ़ है, तो वहां पर चने पर ज्यादा इम्पैक्ट है। सरसों और बाकी सब आइटम में इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं लगता। जी सर। अभी सर सोयाबीन के फार्मर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इतना पेशेंस उन्होंने रखा है शुरुआत से अभी तक की, मुझे लगता है सबसे कम रेट जो है ऑयल सीड में हमारे यहाँ पर सोयाबीन पर ही है। गवर्नमेंट जी। अगर ये चाहती है कि हमारे यहाँ हमारा जो किसान है वो एडिबल ऑयल इंपोर्ट को कम करवाने के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक फसल बहुत ज्यादा बढ़वानी चाहिए। तो इस तरह से सोयाबीन के रेट्स भी हमें ज्यादा मिलने चाहिए। सरसों अगर मौजूदा स्तर देखते हैं हम तो एमएसपी से काफी नीचे चल रही है। मेरे हिसाब से आई थिंक तो सस्ता एमएसपी रेट है, तो वहां पर जो सरसों बिक रही थी 5100-5200 बिक रही है। अभी आने वाले 2 दिनों में थोड़ा बहुत जब सुधार देखने मिला तो वहां पर सरसों के रेट भी बढ़े हैं। मुझे लगता है यहाँ से इंटरनेशनल शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है वहां पर जो सोयाबीन का सट्टा चलता, सोयाबीन का जो एक्सचेंज चलता है,
वहां पर थोड़ा बहुत इजाफा होने की संभावना नजर आती है, और साथ ही साथ उसका इफेक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने मिल सकता है। जी सर। सर हमारी दूसरी मेजर कमोडिटी है कॉटन। अभी कॉटन तो मतलब 75% तक तो मार्केट में आ चुका है। हमारे कुछ किसान भाई है लगभग मतलब जो भी 25% बचा है उससे एक 18-20% तो फार्मर के पास है ही, और अभी फार्मर्स इंतजार कर रहे हैं कि रेट और बढ़ेंगे क्या। तो हम लोगों को मार्केट कॉटन मार्केट में मार्च या फिर अप्रैल और मई तक क्या देखने मिल सकता है? जी, अगर हम इंटरनेशनल कपास को देखते हैं तो आइस कॉटन फ्यूचर जो मोस्टली ट्रेड होता है वो नीचे में $75-78 जो था, ऊपर में $103 चला गया था। मतलब मुझे लगता है वहां पे करीब करीब आई थिंक इट इज 30-35% वहां पर बढ़ गया था मार्केट। 30-32% वहां पर बढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट मात्र 15% बढ़ा है। तो हमारे यहाँ अभी भी मुझे थोड़ा बहुत स्कोप नजर आता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर और भी सुधार आता है, वहां पर चाइना ने मेजर वहां पर बुकिंग की थी, जिसके कारण वहां पे प्राइजेस में इजाफा हुआ। साथ ही साथ इंडिया में जो एक्सपोर्ट के रेट्स है वो काफी सस्ते थे बाकी अदर मार्केट के मुकाबले, और इसी के चलते हुए फरवरी महीने में हमारे यहाँ से काफी ज्यादा गठानों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपोर्ट के हिसाब से। और जो कॉटन बॉडीज है हमारे यहाँ पर वो पैक करती है कि 298 लाख बेल्स का हमारे यहाँ उत्पादन है, जो काफी कम है। और इसी के चलते मुझे लगता है अराइवल जितनी आनी थी मैक्सिमम आ चुकी है। आने वाले समय में अराइवल्स भी थोड़ी सी कम हो सकती है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केट तेज है और पैरिटी एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कपास में थोड़ा बहुत हमारे यहाँ इजाफा बिल्कुल होना चाहिए। जो भी 25-30% किसान ने माल रोक रखा है, मुझे लगता है थोड़ा सा एक मंथ और उन्होंने पेशेंस रखना चाहिए। अभी जो 80-81 के रेट से 81 पर 8100 पर क्विंटल के जो रेट है, मुझे लगता है 85-8600 हमें एक महीने के भीतर में एक बार देखने मिल सकते हैं। तो ₹500 का इजाफा अभी भी इसमें और बैलेंस है। जी सर। सर अभी हम लोग थोड़ा पल्सेस के बारे में उधर जाते हैं। अभी तुअर है, तुअर आपने बताया था, उसी रास्ते पे तुअर का मार्केट हमने देखा है, और बहुत सारे फार्मर्स ने फोन करके भी पूछा था कि दिनेश सर का अगला एस्टिमेट आप कब लेने वाले हो। तो वही फार्मर का क्वेश्चन है कि अभी क्या करना चाहिए। तुअर मार्केट में 10,000 के आसपास, मतलब बिल्टी रेट अलग और फार्मर को मिलने वाला रेट अलग है। फार्मर का जो एवरेज रेट है वो 9,500 से 10,000 के बीच में हम लोगों ने देखा है। तो सर मार्च में हम लोगों को क्या देखने मिल सकता है और आने वाले 2 महीने में, क्योंकि फार्मर बोझ से मई महीने तक का टारगेट रख के चल रहे हैं, तो ये दौरान क्या देखने मिल सकता है हम लोगों को? जी बिल्कुल अनिल, इसमें हमारी जो निरंतर वीडियो बने, हमारी जो स्टडी थी फंडामेंटली तुअर बहुत ही स्ट्रांग थी। इसमें अराइवल्स का प्रेशर बिल्कुल भी देखने नहीं मिला, और इनिशियली जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद इसकी रिकवरी बहुत ही स्पीडी और काफी फास्ट थी। और हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि हमें नहीं लगता कि 10,000 के अंदर के रेट इसमें आने चाहिए। अभी 10,000 के अंदर के रेट्स इसमें नहीं आए, 10,100 से दोबारा मार्केट घूम गया, और अकोला भी जो बिल्टी का रेट है 10,600 10,500 की रेंज में चल रहा है। एक थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का डर है मार्केट में कि शायद गवर्नमेंट कुछ एडवर्स स्टेप ले सकती है या इंपोर्ट बहुत ज्यादा आ सकता है, वो संभावना भी जो है उसी के कारण जो बाजार थोड़ा सा बहुत रुका हुआ है। मुझे लगता है जैसे इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होंगी या फिर आचार संहिता यहाँ पे आ जाएंगी, मुझे लगता है इन पल्सेस में खास करके तुअर चने में दोनों में इजाफा बहुत फास्ट देखने मिल सकता है। जबकि तुअर में जो है उसकी स्पीड और भी फास्ट होती है, क्योंकि दिन में 200 300 तुअर बढ़ती है। सोलापुर मार्केट में जहां पर मेजर अराइवल्स पहले आती थी, अब अराइवल्स वहां पर ड्राई हो गई है। लातूर में अराइवल्स कम हो गई, अकोला में भी अराइवल्स थोड़ी सी निग्लिजिबल स्कोप में आ गई है। इंपोर्ट में भी अभी बहुत ऐसी विशेष मात्रा में इंपोर्ट हमें नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक हमें 11,000 का आंकड़ा बिल्कुल पार होता हुआ नजर आता है, और मई तक के आपको 13,000 के ऊपर के भी रेट्स देखने मिल सकते हैं। जो मेरे तुअर के किसान हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखें। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो मार्च एंड तक के वेट करें, मार्च के आखिरी तक भी आपको अच्छे रेट्स मिल सकते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत मुनाफा बुक कर सकते हो। मई वाले को और भी ज्यादा मुनाफा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जी सर। सर जब लास्ट टाइम हम लोगों ने तुअर के मार्केट के बारे में बात की थी तो फार्मर्स ने नीचे कमेंट्स किया था कि बिल्टी रेट ये क्या होता है और फार्मर का जो रेट रहता है वो क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल, मार्केट में अगर आप तुअर लेके डायरेक्ट चले जाते हो, एपीएमसी की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे उनका लूज करके उसको सीधा सीधा सेलिंग आउट होता है। और बिल्टी में जो है उसको बैग्स में बना के उसको जो होलसेल को बेचते हैं उसको हम बिल्टी रेट्स कहते हैं। जी, मतलब सारा मार्केट में जो एक्सपेंसिव इंक्लूड होता है उसमें। जी हाँ, मतलब मार्केट में फार्मर्स का माल जब भी उसका एक ऑक्शन होता है उसके बाद में जो राइट। लेने वाला आदमी है वो बैग में भर के वो आगे भेजता है, वो बिल्टी रेट है। आसान भाषा में हम लोग ऐसे कह सकते हैं। यस यस धन्यवाद बिल्कुल। सर। सर हमारा दूसरा कमोडिटी है वो चना। चने में आपने लास्ट लास्ट टाइम भी एक अंदाजा दिया था, उस लेवल पे मार्केट चल रहा है अभी।
तो चने में हम लोग क्या देख सकते हैं? अभी चना तो आने चालू हो गया, कटाई भी चालू हो गई कुछ बहुत सारे जगह पे। तो अभी अराइवल प्रेशर बढ़ सकता है क्या? अगर बढ़ा तो अराइवल प्रेशर के टाइम पे हम लोगों को रेट क्या देखने मिल सकता है, और उसके आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, चने और तुअर की हम बराबरी करते हैं तो 3 गुना फसल होती है नॉर्मली चने की तुअर के मुकाबले। अगर ये 25 लाख टन होती है तो वो करीब करीब 75-80 लाख टन होती है। तो एक बड़ा मार्केट है और इसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए चने की तेजी में थोड़ा सा विलंब होता है तुअर के मुकाबले। तुअर वाले का जो है सब्स्टिट्यूट बहुत ही कम मिलता है और तुअर थोड़ी सी महंगी होने के कारण में उसकी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होती तेजी की। चने की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, जो काफी जगह नुकसान हुआ है, पहले तो इसमें ईल्ड कम थी, पहले तो इसमें सोइंग कम थी, 6 लाख हेक्टेयर की सोइंग कम थी, फिर ईल्ड प्रभावित हुई, फिर जमीन में मॉइस्चर नहीं था, नमी थी, कोई बरसातें नहीं हुई जिससे नमी बढ़ने का कोई चांसेस नहीं बढ़ा, और साथ ही साथ जो हेलस्टॉर्म हुई वो कटाई के समय में और भी उन्होंने दिक्कत की। अभी इंपोर्ट में कोई ऐसी मेजर बात नहीं है, मुझे लगता है जून तक के बाद, जून के बाद ही कुछ नया इंपोर्ट आने की संभावना बनती है। डोमेस्टिक में सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जो प्राइजेस को प्रेशराइज कर सकता है। गवर्नमेंट ने अपना सेल, जो अपने स्टॉक में से सेल है, वो भी नए मतलब 2023 वाली फसल का रोक रखा है। पुराना चना ऑलमोस्ट उनका नील हो गया है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 लाख टन उनके पास हो सकता है जो वो एडवर्स कंडीशंस के लिए रोक सकते हैं। इसकी 5430 की जो 5335 इसकी एमएसपी कितनी है अनिल चने की? 5440। 5440 की एमएसपी है, उससे अभी भी काफी ऊपर चल रहा है। अकोला के जो बिल्टी की रेट है 5800-5700 के आसपास जो चल रहा है, मुझे लगता है 50 रुपए की भी संभावना नहीं इसमें घटने के लिए। अभी जो प्राइजेस में गिरावट आई है ये बस अराइवल के प्रेशर का ईज है, थोड़ा सा उसकी गिरावट है। यहां से बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन इसमें पेशेंस आपको मई तक के रखना होगा। मई तक के प्राइजेस में यहां से कम 20% का इसमें इजाफा आपने को देखने मिल सकता है। मतलब 6800 से 7000 के लेवल्स चने में अकोला का मार्केट आपको बिल्कुल देखने मिल सकता है। जी, इसके लिए हम लोगों को मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी सर और एक कमोडिटी है कि जो महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में आती है स्पाइसेस में, वो है हल्दी। हल्दी में लास्ट टाइम आपने भी एक न्यूज़ दिया था, वो हम लोगों ने फार्मर्स तक पहुंचा भी था। अभी हल्दी में तो रेट अच्छे दिख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अभी हल्दी का जो अराइवल है वो भी बढ़ता जाएगा, तो ये हम लोग को नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड या फिर एक्सपोर्ट के लिए डिमांड, ये सब देखते हुए आप हल्दी के किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, हल्दी में मैं आपको एक बात बता दूं अनिल कि पहले सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में काफी कम फसल हुआ करती थी। तेलंगाना बड़ा मेजर इसका एरिया था, सांगली तो बाय बेसिक इसका था ही था। मराठवाड़ा एक ऐसा एरिया है जो बहुत एग्रेसिवली हल्दी में सोइंग की कल्टीवेशन में आया है और मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल नंबर 1 है। और जितना भी प्रोडक्शन है वो मेजर मराठवाड़ा में ही है। बाकी आप आंध्रा का निजामाबाद देख लो या फिर इरोड देख लो या आसपास के जो भी एरिया है वहां पर प्रोडक्शन बिल्कुल कम है। शुरुआत से अगर आपको बता दूं तो इस बार सोइंग कम से कम 30 से 35% कम थी। उसके बाद में बारिशें कम होने के कारण इसमें यील्ड लॉसेस भी 10 से 15% और ज्यादा बढ़कर आई है। उसके साथ ही साथ जब इसका कटिंग था, जब इसका हार्वेस्टिंग पीरियड था, उस समय बरसातें होने के कारण फसल भी और भी डैमेज हुई और उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अभी साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड का 80% सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया ही करता है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे लगता है 30-35 लाख इसमें कैरी फॉरवर्ड है और फसल जो होंगी वो 60 से 65 लाख बोरी की फसल होगी। तो कुल मिला के टोटल सप्लाई जो है 90-95 लाख बोरी की सप्लाई है, जबकि डिमांड इसमें 1 करोड़ 5 लाख बैग की है। तो मुझे लगता है डिमांड इज गोइंग टू आउटपेस दी सप्लाई। अभी हाल फिलहाल करंट मौजूदा स्तर पर बांग्लादेश की बहुत बढ़िया डिमांड है एक्सपोर्ट में, साथ ही साथ आपकी जापान की, यूरोप की ये निरंतर कंटिन्यूस बायर है, बिकॉज ये अभी स्टॉक कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि इन्हें लगता है कि आने वाले समय में हल्दी में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। अभी हाल फिलहाल जयपुर में पाउडर प्लांटों की भी बहुत अच्छी डिमांड है। आने वाला सीजन सभी के पास लगता है कि उन्होंने हल्दी स्टॉक करनी चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में ये निरंतर पाउडर सप्लाई करते रहे। ओवरऑल सिनेरियो अगर देखते तो हल्दी में काफी बुलिश मोमेंटम नजर आता है। जो निचले स्तर पर लास्ट टू लास्ट ईयर 6500 रुपए हल्दी बिक गई थी, वो भी 18,000 रुपए के लेवल्स पे बिक रही है और मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 महीने में इसमें और भी इजाफा होने की पूरी पूरी संभावना है। सीजन टू सीजन में अगर बात करूं तो मुझे लगता है ओवरऑल करीब करीब इसमें 22,400 और ऊपर में 26,000 के रेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। हो सकता है 26 में आने में समय लगे, लेकिन किसान ने 22,200 22,400 के रेट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। यहां से भी 4,000 रुपए बढ़ने का और पूरी पूरी संभावना मुझे नजर आती है। तो हल्दी इस साल का मुझे लगता है महाराष्ट्र वालों के लिए एक हॉट काउंटर, हॉट पिक बनकर निकल कर आएगा। जी सर।
धन्यवाद सर। अभी आपने जो हमारी मेजर कम्युनिटी और जो फार्मर्स के हाथ में है बहुत ज़्यादा पैमाने पे, मुझे लगता है आपने जो भी अभी एडवाइस दी है उसको फार्मर अच्छा फ़ायदा कर लेंगे, क्योंकि वो फार्मर के फ़ायदे का है ही। किसानों ने अगर वैसा बेचने का एक प्लानिंग किया तो उनको अच्छा रेट भी मिल सकता है और फार्मर्स ऐसे करते भी है। तो सर आज आपने हमें टाइम दिया और अच्छी अच्छा आसान भाषा में अभी मार्केट का जो फ्यूचर है वो एक्सप्लेन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, थैंक यू। यस, थैंक यू।